दिल्ली के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहता है और बहुत बड़ी उसकी कंपनी भी होती है, कई सारी कंपनियां होती हैं। और एक दिन सुबह-सुबह बैठकर वो चाय पी रहा होता है और साथ में अखबार पढ़ रहा होता है अपने गार्डन में बैठ के। तभी उसका एक बेटा भी होता है 16 साल का और उसी वक़्त उसके बेटे के दोस्त 2 आते हैं और उसके बेटे से बातें करने लगते हैं, हँस-हँस के बातें करते हैं। तभी जो बैठा होता है व्यक्ति उसका नाम रमेश होता है और वो रमेश सारी बातें अपने जो बेटे और उसके दोस्तों की सुन रहा होता है और देख भी रहा होता है। तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है और वैसे ही उठ के घर में आता है और घर में आने के बाद अपनी पत्नी से बोलता है कि हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, मेरा सामान पैक कर दो, मेरा कपड़ा पैक कर दो और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि आप अपने किस दोस्त से मिलने जा रहे हैं? तभी वो रमेश बोलता है कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं जाएँगे, हम भी साथ में चलेंगे और दोनों लोग चलेंगे। तभी वो रमेश बाहर आता है और अपने बेटे से भी बात करता है और कहता है कि हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे और जा कर के तैयार हो जाओ। तभी उसका जो बेटा होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं, आप लोग जाइए। लेकिन जो रमेश होता है वो इतनी बात बोलता है अपने बेटे को कि नहीं, वो कोई खास शख्स है और तुम्हें मिलवाना बेहद ज़रूरी है, तुम्हारा जाना वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। जब ऐसी बात बोलता है तो उसका लड़का जो होता है वो भी तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद तीनों लोग अपना सामान लेकर के अपनी निजी गाड़ी से निकल जाते हैं और जब वहाँ पर जाते हैं तो सफ़र शुरू हो जाता है। वह दोस्त कौन था और ये लोग कहाँ मिलने जा रहे थे और वो भी पूरे परिवार के साथ और इतने दिनों के बाद सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरी तरह सुनने के बाद एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। वो लड़का अपने पिताजी से ऐसे ही पूछता है कि वो दोस्त कौन है पिताजी जिससे आप इतने सालों बाद मिलने जा रहे हैं? वो बताते हैं कि मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है और तुम्हें मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। और ऐसे ही बात करते हुए वो रमेश होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ और वो लड़का बहुत ही उत्सुक हो जाता है और बोलता है कि पिताजी सुनाइए। तभी जो पीछे बैठी हुई वो बच्चे की माँ होती हैं, रमेश की पत्नी, वो भी मुस्कुराने लगती हैं और उनको भी पता चल जाता है कि ये कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तभी रमेश अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है। पहले हम लोग बिहार रहते थे और वहीं हमारा गांव था और वहीं हमारा जन्म हुआ था, वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। जब वहाँ पे हम रहते थे तो बचपन में ही हमारे माता-पिता हमें छोड़ कर के चले गए और हमारा जो पालन-पोषण था हमारे आस-पास पड़ोस के लोगों ने किया और उसमें से एक व्यक्ति था जो मुझे हर मुसीबत पे सहारा देता था। वो व्यक्ति था मेरा दोस्त रघुनाथ। रघुनाथ बहुत ही अच्छा दोस्त कहो या फिर मेरे बड़े भाई की तरह थे। उनकी शादी काफ़ी पहले हो चुकी थी, उनका एक लड़का भी था और एक छोटी लड़की भी थी। बहुत ही अच्छा परिवार था और ज़्यादा टाइम मैं उनके पास ही बिताता था और ज़मीन जायदाद तो हमारे पास थी, लेकिन क्या था कि पैसे की कमी पड़ जाती थी, पैसा बहुत कम पड़ते थे क्योंकि मैं वहाँ पे कोई और काम करता नहीं था, खेती-बाड़ी से उतना ज़्यादा हो नहीं पाता था। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरे अगल-बगल के लोग, वो लोग कहने लगे कि रमेश तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरी शादी हो गई और शादी जब हो गई तो मेरा घर भी बसाना था और घर बसाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। और कुछ ही दिनों के बाद मैं सोचा कि मैं बाहर जाता और वहाँ पे कमाता तो काफ़ी पैसे मिलते। तभी मैं अपने दोस्त या फिर बड़े भाई कह लो, उन्हीं के पास मैं गया अपने रघुनाथ भैया के पास और वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे बात की और वहाँ पे भाभी भी थी जिनका नाम लक्ष्मी था। उनके पास मैं यही बात बोला कि भैया मेरा जो खेती-बाड़ी है उसको आप बिकवा दो, जितना भी पैसे में बिक जाए कोई बात नहीं क्योंकि मुझे शहर जाना है और वहाँ पे अपना कारोबार शुरू करना है। तभी रघुनाथ बस ऐसे ही बोला और बोला कि तुम पागल हो गए हो, ज़मीन जायदाद कोई बेचता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी
धरोहर है और इसको कभी बेचने के लिए सोचना मत। तुम्हारी क्या जरूरत और कैसी विपत्ति आन पड़ी कि तुम ऐसे बोल रहे हो। तभी रमेश बस इतनी बात बोला और बोला कि मुझे कारोबार शुरू करना है। तो रघुनाथ बोला कि कितना पैसा चाहिए तुम्हें। वो बोला कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बस 50,000 की जरूरत है और इतने में मैं अपना कारोबार शुरू कर लूंगा। उसके बाद फिर आगे मैं उस कारोबार को ही बढ़ाता रहूंगा, बस इतने की जरूरत है। तभी वो रघुनाथ अपनी पत्नी की कुछ जेवर ले जा करके सोनार के पास बेच दिया और बेचने के बाद वहां से 50,000 रुपए मिले और ले आकर के अपने दोस्त रमेश को दे दिया और बोला कि आगे से ऐसा कभी सोचना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई ही हूँ। वो बोला रमेश कि आप कितना मेरे लिए आप बलिदान कर रहे हैं। तभी रघुनाथ बोला कि नहीं, मैं बलिदान की इसमें क्या बात है, क्योंकि मैं तुम्हारा एक तरह से दोस्त भी हूँ और समझो तो बड़ा भाई भी हूँ, तो इसमें बलिदान की क्या बात है, कोई बात नहीं, दोस्ती में ये सब होता है। और दे करके उसे बोला कि तुम जाओ शहर में और अच्छे काम धंधे करना और वहां पे अपना जो व्यापार व्यवसाय है सब बढ़ाना और अच्छे से रहना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। और उसी पैसे को लेकर मैं शहर चला आया। जब मैं शहर आया अपनी पत्नी को लेकर के, जब यहाँ पर आया तो मैं बहुत ही मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया और मेहनत की वजह से मेरा काम जोरों से चलने लगा और मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते मेरा जो कारोबार था बहुत ही आगे बढ़ गया और मैं कंपनियों का मालिक भी हो गया, कई कंपनियां भी खड़ा कर दिया। और जो आज तुम देखते हो जिसपे हम लोग गर्व करते हैं, वो कंपनी मैंने बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है, जिसपे तुम्हें गर्व होता है। बेटा उसकी तरफ देखा और जो रमेश था वो भी अपने बेटे की तरफ देखकर गहरी सांस भरते हुए वो बोला, मानो ऐसे लग रहा था जैसे वो अंदर से भर आया था, उसकी आंखें भी भर आई थी। तभी बोला कि बेटा इतनी कहानी नहीं है, हमारी और भी आगे की कहानी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया दिल्ली और यहाँ पे तरक्की और अपने काम में इतना बिजी हो गया कि मैं अपने दोस्त को ही भूल गया और सब कुछ वहां का भूल गया। लेकिन मेरे गांव की याद मुझे हर वक्त आती रही। और जैसे ही मैंने सुबह सुबह तुम्हारे दोस्तों को देखा तुम्हारे साथ बातें करते हुए हंस हंस के, मुझे लगा कि मेरा दोस्त कोई था और मुझे वो भी याद आने लगा। और इसी की वजह से मैंने ठान लिया कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा। जो भी हूँ आज उसी की वजह से हूँ। अगर हमारे मुश्किल समय में रघुनाथ साथ नहीं देता तो शायद हम यहाँ तक पहुंचे होते हैं, हम वहीं पे रहते और खाने खाने के लिए तरसते। तो इतना उसका योगदान था और उसकी पत्नी का भी बहुत ही बड़ा योगदान था। वो भाभी हमारे लिए माँ के समान थी और जो हमारा दोस्त था वो बड़े भाई से भी बढ़कर था और उसी के पास हम जा रहे हैं। और जैसे ही वो बिहार पहुंचे, बिहार में एक नजदीकी बैंक में गए और वहां पे जाने के बाद उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए निकाले और निकालने के बाद वो लेकर के आए और फिर से वही सफर शुरू हो गया। फिर वो लड़का देखा कि मेरे पिताजी इतने सारे पैसे क्यों निकाले और वो भी हम पहुंच भी गए हैं बिहार, फिर भी इतने सारे पैसे निकाले। उसको अंदर से बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हो रही थी और उसने पूछ ही लिया और बोला कि पिताजी आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले, इसका क्या करेंगे। उसके पिताजी रमेश बोले कि बेटा हम ये पैसे अपने दोस्त को वापस करने के लिए जा रहे हैं और उसका कर्जा मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं चुकाने जा रहा हूँ। उसका कर्जा भी चुकाऊंगा और अपने दोस्ती का सम्मान करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसे कर्जा चुकाना नहीं कहते। और जैसे ही ये लोग बातें कर रहे थे सफर तो तय हो गया और वहां पे पहुंच भी गए। अपने गांव में जब पहुंचे तो रघुनाथ के घर के सामने जब इनकी गाड़ी रुकी तो वहां पर जो लोग थे वो एक तक देख रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है। और रघुनाथ का घर देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे कितने सालों से उसके घर की ना ही कोई मरम्मत हुई है और ना ही कोई उसमें रह रहा है। जब ये लोग गाड़ी से बाहर निकले तो गांव का माहौल होता है और घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही रमेश और उसकी पत्नी और उसके बच्चे अंदर घुसे, जैसे ही तो अंदर जाने के बाद देखा कि रघुनाथ और उसकी पत्नी एक ही चटाई पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। और जैसे ही रमेश वहां पर जाकर खड़ा हुआ, रघुनाथ देखते पहले तो वो एक नजर देखता रहा और सोचता रहा कि कौन आ गया अचानक। तभी जब वो देखा तो तुरंत पहचान गया और उठकर खड़ा हुआ और बोला, नन्हे तुम
और तुरंत गले लगा लिया। रमेश बोला कि रघुनाथ तुम नहीं मुझे भूले। बोला कि कैसे मैं भूल जाऊं, हमारी दोस्ती और जो हमारा छोटा भाई आया है, मैं कैसे अपने छोटे भाई को भूल जाऊं। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी बोली कि नहीं, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। वो बोला कि भाभी मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ, मैं कुछ भी नहीं बदला हूँ, मैं आज भी वही नन्हे हूँ। और ऐसे ही करके वो लोग बातें करने लगे। और जब वो रघुनाथ की पत्नी इतना बोली कि कोई बात नहीं, कभी तो कभी हमारी सुध लिए, इतना ही हमारे लिए बहुत है। और बस आपस में बातें ही करोगे कि बैठने के लिए भी बोलेंगे, रघुनाथ को उसकी पत्नी ने बोला। तभी रघुनाथ बोला कि हाँ यार, हम लोग एक जगह बैठते हैं और बहुत ही बातें करते हैं। तभी सारे लोग वहीं पे चटाई पे बैठ गए और बातें करने लगे। रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी पानी लेकर के आई और सारे लोग पानी भी पिए। उसके बाद रमेश रघुनाथ से पूछने लगा कि तुम्हारा हालचाल क्या है। तभी रघुनाथ कुछ देर के लिए तो चुप हो गया और उसकी पत्नी भी चुप हो गई। तभी रमेश बोला कि तुमने तो अपनी हालत भी बहुत बिगाड़ ली है, क्या हुआ। वो लोग फिर भी कुछ नहीं बोले। तभी रमेश बोला कि मुझे देख करके लगता है कि तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, और ऐसा कैसे हो गया। तभी रघुनाथ अपनी सारी बातें और परेशानियों को बताने लगा। वो बोला कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों लोग मेहनत करके और पैसा तो जुटा लिए और उस गहने को भी हमने छुड़ा लिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब रहने लगी और घर की जो आर्थिक स्थिति थी बिल्कुल बिगड़ गई। और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि खर्चा भी उतना ही था, बीवी थी, बच्चे भी थे दो दो, और मैं भी था, मेरी दवाई का भी खर्चा आ गया था। और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसी की वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा था अपनी बीमारी की वजह से, और सब कुछ खराब हो गया। जो मेरा बेटा है 18 साल का, वो पढ़ता था, लेकिन अब वो क्या करे, अब वो काम धाम करता है और काम धाम करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगा है। और मेरी जो बेटी थी उसको मैंने अपने ससुराल छोड़ दिया, यानी उसके ननिहाल छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा घर का खर्च कम हो जाए, इसी की वजह से मैंने उसे अपने ननिहाल छोड़ दिया। और वहां छोड़ने के बाद और जो मेरा बेटा है वो किसी तरह घर का खर्च चलाता है और मेरी दवाइयों का भी खर्चा वही उठाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तभी रमेश बोला कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सारे पैसे लेकर के आया हूँ, और उसके सामने अटैची जो थी पैसों की वो खोल दिया और बोला कि इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे पैसों की तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है। रघुनाथ बोला हाँ यार, मैं तुमसे पहले ही बोला कि मुझे कुछ की जरूरत नहीं है, बस मैं ठीक ठाक हो जाऊं, और इसके अलावा मुझे कुछ रुपए पैसे कुछ की भी जरूरत नहीं है। आपस में बात कर रहे थे, तभी उसका बेटा रघुनाथ का वो काम पर से आया। तभी रघुनाथ रमेश की तरफ इशारा करते हुए बोला कि रमेश यही मेरा बेटा है, और देखो कितना बड़ा हो गया है और यही सब घर का खर्च संभालता है। तभी रमेश उसको देखा और देखकर कि बोला कि हाँ, और अपने पास जब बिठाया और बोला कि बेटा तुम क्या काम करते हो। वो बोला, रघुनाथ का बेटा बोला कि मैं यही सब मजदूरी का काम करता हूँ और अपने घर को चलाता हूँ किसी तरह, और उसी के साथ साथ मैं सरकारी जॉब की भी तैयारी करता हूँ। रमेश बहुत ही खुश हुआ और उसके पीठ पे हाथ थपथपाया और बोला कि बेटा कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो। तभी उसके बेटे को ले करके जैसे ही बाहर निकला, रघुनाथ बोला इसको कहाँ लेकर के जा रहे हो। रमेश बोला तू चिंता ना कर, मेरे बीबी बच्चे तुम्हारे पास ही है, मैं इसको कहीं किडनैप करने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी जो रघुनाथ का बेटा था बोला अंकल जी आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इतने बड़े आदमी को देखकर वो अपने मन में बड़ी ही बातें सोचने लगा, लेकिन वो पूछ ही दिया। और पूछने के बाद रमेश बोला कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त हैं, 20 साल पहले की बात है, और हम छोड़ करके गांव चले गए थे दिल्ली और वहीं पे शिफ्ट हो गए थे और सारा कारोबार हमारा वहीं पे है, इसी की वजह से तुम्हें शायद पता नहीं है। और वो अपने उसके रघुनाथ के बेटे के ननिहाल का पता पूछता है और वहां पे उसका रघुनाथ का बेटा लेकर के चला गया जाता है। तो वहां पे जाने के बाद रमेश रघुनाथ की बेटी को वहां से लेता है और ले करके फिर वापिस घर आता है। और रघुनाथ के पास आने के बाद
वो बोलता है कि रघुनाथ अब हम सारे लोग वहीं दिल्ली जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। तभी रघुनाथ बोला नहीं यार, हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम जैसे भी हैं हम गांव में बहुत ही अच्छे हैं और हम यहीं पे रहना चाहते हैं। तभी रमेश बोला कि नहीं यार, ऐसे नहीं होता है, तुमने मेरा मुसीबत में बहुत ही साथ दिया था, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं और तुमको इस दुनिया से बाहर निकालूं जो तुम्हारी हालत है। लेकिन रघुनाथ फिर भी तैयार नहीं होता है, उसकी बीवी भी नहीं तैयार होती है। लेकिन रात होने को होती है और यही सब बातें हो रही होती है। तभी रघुनाथ बोला कि यही सब बातें होंगी कि कुछ खाना पीना भी होगा, और बोला रमेश से कि रमेश रात भर हम यहीं रहेंगे और तुम भी यहीं रहो, और उसके बाद रात भर के बाद हम सुबह बताएंगे कि सुबह क्या करना है नहीं करना है, पहले हम ढेर सारी बातें करेंगे रात भर। तो रमेश बोला कोई बात नहीं, और पूरी रात वहीं टिकते हैं, सारे लोग मिल करके खाना पीना होता है रात का। और सुबह होते होते उन लोगों ने फैसला कर लिया होता है कि हम रमेश के साथ चले जाएंगे दिल्ली। और जैसे ही सारे लोग तैयार होते हैं और एक साथ गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद जो रमेश होता है वहां ले जा करके उसके बेटे को बहुत ही अच्छी जो उसकी कंपनी थी उसके अंदर में उसको मैनेजर का काम दे देता है, क्योंकि लड़का बहुत ही होशियार था और चालाक भी था। उसे मैनेजर का काम दे देता है। और उसकी जो लड़की थी वो सयानी थी और बहुत ही अच्छी वो भी थी और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी। लेकिन उसका जो रिश्ता करना था, रघुनाथ को बहुत ही उसकी चिंता हो रही थी कि उसकी शादी कैसे होगी। तो जो रमेश था उसकी शादी भी बहुत ही अच्छे घर में तय कर देता है और उसकी शादी भी हो जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद 2-3 साल जैसे ही बीतते हैं, रमेश रघुनाथ के बेटे की भी शादी कर देता है और बहू भी आ जाती है। और जो रघुनाथ और रघुनाथ की पत्नी का जो रमेश होता है वो बहुत ही आदर सम्मान के साथ उसे रखता है। और जो रघुनाथ का बेटा होता है वो काम करने में इतना माहिर होता है और मेहनत से और लगन से काम करता है कि उसकी मेहनत और लगन को देखकर रमेश बहुत ही खुश होता है। और समय जैसे ही बीतता है, रघुनाथ का बेटा भी अलग से एक मकान बना लेता है अपने लिए और उसी में वो और उसकी पत्नी दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रघुनाथ और रघुनाथ की पत्नी थी, कभी अपने दोस्त के घर तो कभी अपने बेटे के घर, वहीं पे वो लोग रहते थे। लेकिन उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था और सब चीज उनका सही हो गया था, क्योंकि एक दोस्त उनको इतना अच्छा मिला था कि एक समय ये उनकी सहायता किए थे और आज उसकी कीमत कोई नहीं थी। लेकिन जब रघुनाथ और उसकी पत्नी वहां पे रहते थे तो बस यही पुरानी यादों को ताजा करते थे और यही सब बातें रमेश, रघुनाथ और उसकी पत्नी सारे लोग यही बातें करते थे जब कभी छुट्टी पे होते थे या फिर कहीं घूमने जाते थे। उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। रघुनाथ और उसकी पत्नी बोलते थे कि ऐसे लगता है कि रमेश हमारा भाई नहीं, हमारा दोस्त नहीं, हमारा बेटा है, ऐसे ख्याल रखता है हमारा। और उन लोगों के बीच जो दोस्ती थी वो इतनी अच्छी थी कि उनके बेटे भी देख करके बहुत ही खुश थे और उन लोगों को भी सबक मिल रहा था कि दोस्ती हो तो ऐसी। और वैसे ही रघुनाथ का जो बेटा था वो रमेश के बेटे से बड़ा था, लेकिन वैसे ही वो भी दोस्ती करता था और अपने जो रमेश का बेटा था उसको तो अपना वो छोटा भाई समझता था और बहुत ही अच्छे से वो लोग प्यार से मिलजुल करके रहते थे, काफी अच्छा था। और जो लोग गांव के लोग थे वो लोग भी जान गए थे कि वहां पर जो हमारे गांव का एक व्यक्ति है सक्सेसफुल हो गया है और वहां पे उसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो गांव से भी लोग आते थे और सिफारिश लेकर के मेरे बेटे को रख लीजिए, मेरे बेटे को काम दे दीजिए। जो रमेश था वो बहुत ही अच्छे दिल का था, स्वभाव का था और उन लोगों की भी परेशानियों को समझता था। तो और कुछ ही दिनों के बाद जो रघुनाथ होता है उसकी डेथ हो जाती है और सारा भार रमेश पर आ जाता है। लेकिन रघुनाथ का बेटा होता है वो बहुत ही जल्द एक सफल व्यक्ति बन जाता है और सफल व्यक्ति बनने के बाद वो अपने परिवार का और रमेश के भी परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। ऐसा नहीं लगता है जो यहाँ पर आया है शहर में और आकर के कोई बदलाव हुए, कुछ भी नहीं, वो जैसे गांव में था वैसे ही वहां पर भी रहता है। और बहुत ही अच्छे से इन लोगों का जो परिवार था वो बहुत ही अच्छा तालमेल था और बहुत ही अच्छे से चल रहा था। और ऐसे ही इन लोगों को भी सीख मिल रही थी। जो रघुनाथ का बेटा था वो रमेश के बेटे को अपना छोटा भाई समझता था और वैसे भी उसकी हर जिद पूरी करता था और उसे भी
पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही प्रेरित करता था। और कुछ ही दिनों के बाद जो रमेश का बेटा था वो भी एक कंपनी में मालिक के तौर पर हो जाता है, क्योंकि कंपनी तो उसी की थी, लेकिन अब वो संभालने लायक हो गया था और वैसे करता भी था। और बहुत ही अच्छा था इन लोगों का परिवार। ये कहानी दोस्त की है और दोस्ती कितने अच्छे से निभाई जाती है ये रमेश और रघुनाथ से पूछिए, क्योंकि इन लोगों ने कभी आपस में ऐसा नहीं समझा कि नहीं ये तो कहीं और का है और चाहे ये तो किसी और का बेटा है, मैं क्यों ऐसे करूं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इन लोगों के बीच बहुत ही अच्छा संबंध था और संबंध के चलते इन लोगों ने एक दोस्ती की मिसाल खड़ी करके दिखाई। तो आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।